हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको अभी पता चल ही चुका होगा कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप में से कुछ बच्चे तो आकर अपनी आंसर शीट भी ले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट नहीं ली है स्कूल से। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द अपनी आंसर शीट लीजिए स्कूल से। दूसरी बात बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका असाइनमेंट नंबर 1 से लेकर असाइनमेंट नंबर 10 तक जितना भी कार्य करवाया गया है वह सारा आपने अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। उसी में से आपके एग्जाम में आएगा। आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ आई दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम रिवीजन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं असाइनमेंट नंबर 1 से लेकर 10 तक। अब हम आपकी व्याकरण कोश पुस्तक का पाठ 1 भाषा, वर्ण और वर्णमाला पाठ 2 और विलोम शब्द पाठ 13 ये रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा को इतना ज्यादा नहीं दिया माना जाता है। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं जब हम अपनी बातों को, अपने मन के भावों को मुंह से बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है। ये भाषा का मौखिक रूप होता है। और लिखित रूप किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर बताते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है, ठीक है। आपको पता चल गया भाषा के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषा, ठीक है। और वर्ण और वर्णमाला क्या होता है? अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। और स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है? श, त्र, य और श्रमिक। ये कौन से हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। हाँ। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे होते हैं 33, ठीक है। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें इतना हो गया, ठीक है। अब हम विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे दिन, रात, आज, कल, ठीक है। असली, नकली, ये सब क्या हो गए? विलोम शब्द। तो चलिए बच्चों, ये कुछ विलोम शब्द हैं, ये आप करिए, अच्छे से देखिए। और आपकी बुक में भी करवाए हुए हैं, मैंने आपको अभ्यास पुस्तिका में भी करने के लिए दिए थे। तो एक बार ध्यान से देखिए। असली, नकली, पास, दूर, अमीर, गरीब, आज, कल, नया, पुराना, रात, दिन, अपना, पढ़ाया, सच, झूठ, कच्चा, पक्का, लाभ, हानि। ये सब क्या हो गया? विलोम शब्द। चलिए, अब हम हिंदी साहित्य का कुछ रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब पहला पाठ है आपका पाठ 2 चतुर्बंदर, ठीक है। चतुर्बंदर। अब चतुर्बंदर में क्या क्या था? आपको अच्छे से कहानी पता होगी तो आप अच्छे से उत्तर लिख सकेंगे अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब चतुर्बंदर में जैसे, हाँ, चतुर्बंदर के पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। गपशप, बातचीत, खतरा, डर, मांसाहारी, मांस खाने वाला, सख्त, कठोर, सरल, आसान, मूर्ख, नासमझ। ये क्या हो गया? इसके शब्द अर्थ। आपने अच्छे से शब्द अर्थ भी याद करने हैं, रिक्त स्थान याद करने हैं, वाक्य बनाइए,
ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए कि आपने सारा कुछ जितना भी करवाया है, सही गलत सारा कुछ आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो आपको जैसे पाठ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ आएगा। अब जैसे मानिए मैं पूछती हूँ आपको कि तालाब में डैश के सुंदर फूल खिले थे। ठीक है, तालाब में डैश के सुंदर फूल खिले थे, तो आप बताएंगे अगर आपने पाठ पढ़ा होगा किसके फूल खिले थे तालाब में। तालाब के अंदर आपको पता है ना कौन से फूल खिलते हैं, कमल के। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके एक बार प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यदि बंदर भेड़िए पर कूद जाता तो क्या हो सकता था, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, बंदर ने कछुए की खाल को मुलायम करने का क्या तरीका बताया। ठीक है, बंदर ने कछुए की खाल को मुलायम करने का क्या तरीका बताया था, आपको पता होगा। उसने ये बोला था ना कि कछुए को पानी में छोड़ दो, तो वो तो भेड़िया बेवकूफ था जिसने कछुए को पानी में छोड़ दिया था, और कछुआ जब एक बार पानी में गया तो वो तो बाहर आया नहीं था, है क्या ना। भेड़िए ने यही तो मूर्खता की थी कि उसने बंदर की बात मानी और कछुए को उसकी खाल नरम करने के लिए पानी में छोड़ दिया था। अच्छा, बंदर ने अपने मित्र की सहायता की, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा था, अच्छा लगा ना। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मुसीबत के समय हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछा जाए कि तालाब पर कौन पानी पीने आया था, ठीक है, कौन दोनों पक्के मित्र बन गए थे, ये तो आपको पता ही है ना पाठ में। जैसे बंदर कछुए को क्या खिलाता था, बंदर कछुए को जामुन खिलाता था कि कछुआ बंदर को जामुन खिलाता था, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और भेड़िया शाकाहारी था कि मांसाहारी था, ठीक है, वो भी इस कहानी में है। ठीक है, किसकी खाल सख्त थी, कछुए की खाल सख्त थी। अच्छा, बंदर ने उसको क्या उपाय बताया था कि कछुए की खाल नरम हो जाए, वो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस पाठ के अंदर इतना ही है, वो सारा आपको पता है। दो दोस्त थे, बंदर और कछुआ। ठीक है, भेड़िया बीच में आ जाता है तो भेड़िया कछुए को पकड़ लेता है, तो बंदर कछुए की जान बचाता है ना। तो ये हो गई कहानी। अब आई हमारी नानी की डॉक्टर तुलसी। अब नानी की डॉक्टर तुलसी में पहले एक बार इसके शब्द देख लेते हैं। लाभदायक, लाभ देने वाली, नष्ट, खत्म, समाप्त, दुर्गंध, बदबू, औषधि, दवाई, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। मैंने आपको बताया था वनस्पति किसे बोलते हैं, पेड़ पौधों को बोलते हैं। जगत, दुनिया, शुद्ध, साफ, छाल, पेड़ का बाहरी आवरण या छिलका। छाल किसे बोलते हैं, पेड़ के बाहरी आवरण को। ठीक है, हाथ बटाना, सहयोग करना, मतलब हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। अब इसमें ये देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नानी किसके चारों तरफ घूम रही थी, आपको पता है किसके चारों तरफ घूम रही थी, नानी तुलसी के चारों तरफ घूम रही थी। अंश नानी के चारों तरफ क्यों घूमता था, क्योंकि नानी उससे प्यार करती थी और उपहार देती थी। क्या सभी पेड़ पौधे उपयोगी होते हैं, हाँ, सभी पेड़ पौधे किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अंश को नीम के पेड़ के बारे में किसने बताया था, नाना जी ने बताया था। ठीक है, अब दादी तुलसी के पत्ते चाय में क्यों डालती थी, क्योंकि तुलसी में औषधीय गुण होते थे, ये कफ वगैरह के लिए रिलीफ देता था, खांसी जुकाम वगैरह के लिए नानी इसलिए तुलसी के पत्ते डालती थी। अच्छा, घृत कुमारी किसे कहते हैं, घृत कुमारी किसे कहते हैं, एलोवेरा को कहते हैं। ठीक है, नीम के कौन कौन से अंग गुणकारी होते हैं, आपको पता है नीम के कौन कौन गुणकारी होते हैं, ये मैंने आपको करवाया था। अच्छा, आप देखते हैं सही और गलत। तुलसी के पत्तों में रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है, होती है, होती है। नानी अंश को उसकी पसंद के उपहार नहीं देती थी, नानी अंश को उसके पसंद के उपहार देती थी, तभी तो नानी के चारों तरफ घूमता था वो। कुछ फल फैक्ट्री में बनते हैं, क्या फल फैक्ट्री में बनते हैं बच्चों, फल फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। ठीक है, मुंह में छाले होने पर तुलसी के 4-5 पत्ते मुंह में रखने चाहिए, हाँ रखने चाहिए, सही है बिल्कुल। कुछ पेड़ पौधे औषधीय गुणों से भरपूर हैं, हाँ कुछ पेड़ पौधे हमारे लिए औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, कुछ हमें
साफ शुद्ध हवा देते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अपना वो होता है, ठीक है। कुछ से हमें फल मिलते हैं, कुछ से हमें सब्जियां मिलती हैं, तो हर तरीके का होता है, ठीक है। अब जैसे आपके रिक्त स्थान है, सब सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। क्या है? तुलसी माता हम सबका ध्यान रखती हैं। मुंह से डैश आए तो तुलसी के पत्ते खाओ। दुर्गंध, मुंह से मतलब अगर बदबू आए तो तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। तुलसी के पत्ते बुखार, कफ, अस्थमा आदि में लाभदायक होते हैं। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। घृत कुमारी को एलोवेरा भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नानी की डॉक्टर तुलसी, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। अब हमारा तीसरा पार्ट है इसका, क्या है? पार्ट 6। वाह जी जी, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें आपको पता है विहान के पापा कोलकाता चले जाते हैं, तो विहान गुस्से में उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी वो चींटियों की लाइन बनाकर जाते हुए, जो दीवार पर चींटियां चढ़ रही थी, तो उनकी लाइन तोड़ना शुरू कर देता है, मतलब बीच बीच में उन्हें काट देता है, तो वो गिरना शुरू कर देती हैं। बच्चे करते हैं ना ऐसा, ठीक है। अब आप बताइए कि विहान की दीदी का नाम क्या था? आपको पता है? उसकी दीदी का नाम क्या था? आन्या। क्या नाम था? आन्या। विहान की दीदी का नाम क्या था? आन्या था, ठीक है। उससे पहले हम इसके शब्द अर्थ भी कर लेते हैं। तंग, परेशान, अनमनासा, बिना मन से, तपाक से, झट से, अनुशासन, नियम से काम करना, कतार, सीधी लाइन रेखा, निराश, हताश, जिसे आशा न हो, मतलब हताश हो जाना, उदास होना, कोई मन में उमंग ना होना, मतलब खुशी नहीं होना किसी चीज की, एकदम उदास होकर बैठ जाना, ठीक है। विहान क्यों उदास था? विहान इसलिए उदास था क्योंकि उसके पापा कोलकाता चले गए थे। विहान ने दीवार पर क्या देखा था? उसने दीवार पर चींटियों की लाइन देखी थी। विहान चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहा था? बस ऐसे ही खेल में उसे मजा आ रहा था चींटियों का रास्ता रोकने में, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ आप, आन्या को क्यों लगा था चींटियां स्कूल जा रही हैं? आन्या को इसलिए चींटियों का स्कूल जाना लगा था क्योंकि जैसे वो लोग लाइन बनाकर स्कूल में अनुशासन से चलते हैं, उन्होंने सोचा ये चींटियां भी लाइन बनाकर स्कूल जा रही हैं। कतार में चलने से चींटियों के किस गुण का पता चलता है? उनके गुण अनुशासन का, कि वो एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के साथ किस तरीके से चलते हैं। चींटियां क्या काम करती हैं? चींटियां काम यह करती हैं कि वो बरसात में घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो गर्मियों में सारा खाना अपना इकट्ठा करती हैं, गर्मियों में रात दिन मेहनत करती हैं, और फिर जब बरसातें होती हैं, जब बारिश शुरू होती है, तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती, ठीक है। वो पूरी बरसातों का अपने घर में खाना इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है। चींटियां ये काम करती हैं। हमें चींटियों से क्या सीखना चाहिए? हमें चींटियों से अनुशासन और क्या सीखना चाहिए? अनुशासन और मेहनत। जो चींटियां बार बार गिर कर भी आलस नहीं करती हैं, उठकर अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं, काम करती हैं, अनुशासन पर पूरा ध्यान देती हैं, ठीक है। हमें उनसे निराश होना नहीं सीखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आप देखिए चींटी कितनी बार गिरती है, फिर दोबारा कोशिश करती है, फिर चढ़ती है, ठीक है। तो चींटियां आलस नहीं करती, निराश नहीं होती और अनुशासन में भी रहती, ठीक है। तो हमें चींटियों से यही सीखना चाहिए। विहान चींटियों की किन शक्तियों के बारे में बताता है? चींटियों की कौन सी शक्ति होती है? विहान तो सूंघने की शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। विहान चींटियों को देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियों के बारे में बताता है, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, चींटियां किस टाइम के लिए खाना इकट्ठा करती हैं? अब आप ये बताएंगे गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए कि बरसातों के लिए? तो चींटियां बरसातों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, ठीक है। चींटियों में किस चीज की शक्ति होती है? सूंघने की। चींटियों में सूंघने की शक्ति होती है। तो आप देखते हो आपसे कहीं भी मीठा गिरता है या कुछ भी खाने की चीज गिरती है, चींटियां झट से पहुंच जाती हैं, तो उन्हें उस चीज की स्मेल आ जाती है। वो सूंघती हैं तो उन्हें उस चीज की स्मेल आ जाती है, तो वो जल्द से उस चीज तक पहुंच जाती हैं। इसी तरीके से वो पूरी गर्मियों में खाना इकट्ठा करती हैं ताकि उन्हें बरसातों में बाहर ना निकलना पड़े। पूरी बरसातें वो, पूरी गर्मियां तो उन्हें अच्छे से मेहनत करनी है, रात दिन एक करके ना, और फिर बरसातों में आराम से बैठकर खाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपके 3 पार्ट आएंगे। आपका
3 पार्ट उसके हैं व्याकरण पुष्प के, वो भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया है। आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ना है, सारा लर्न करना है, और साथ ही साथ जिन बच्चों के असाइनमेंट अभी भी नहीं आ रहे हैं वो हमें जल्द से जल्द असाइनमेंट्स भेजें। ठीक है, आपको जल्दी डेट शीट मिल जाएगी आपकी। आपने सारा प्रिपेयर करना शुरू कर देना है, और सुंदर लेख में हमें आंसर शीट में आंसर लिखकर भेजने हैं। ठीक है, जो भी आंसर आप लिखेंगे एकदम सुंदर सुलेख में लिखकर भेजने हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। अगर आपकी राइटिंग गंदी होगी और टीचर को ही नहीं आंसर समझ में आएगा तो फिर कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपने सुंदर लेख में हमें सारा का सारा कार्य करके भेजना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर।